हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में आज हम कवर करेंगे सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 13 तक। सेक्शन 6 हमने देख लिया था, अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील करता है कि कौन सा हिंदू पुरुष जिसकी प्रॉपर्टी जो कि निर्वसियतीय मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का जो न्यायगमन है, जो प्रॉपर्टी आगे जो ट्रांसफर होने वाली है वो कैसे जाएगी, यानी कि वो उत्तराधिकारी में कैसे बंटेगी, ये सेक्शन 8 बताएगा। तो सेक्शन 8 सबसे पहले हम उसी को ही देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या हमें दे रखा है, सेक्शन 8 में इसके जनरल रूल दिए हुए हैं। इन जनरल रूल्स के अंदर हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक हिंदू पुरुष जो कि निर्वसियतीय मर जाएगा उसकी प्रॉपर्टी आगे कैसे ट्रांसफर होगी। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे हैं जो 1956 का है। यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी की बात चल रही है जो कि वसीयत नहीं की गई है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहां वसीयत करके जाएगा वहां पर कोई इश्यू नहीं है, वो जिस जिसको प्रॉपर्टी देगा प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास चली जाएगी। पर अगर वो निर्वसियतीय यानी कि बिना वसीयत किए अगर कोई हिंदू पुरुष मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, सबसे पहले तो जाएगी वर्ग 1 के वारिसों को। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो पीछे सूचियां दी गई है उसमें जो पहली सूची है उस पहली सूची के उत्तराधिकारियों को सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी। अगर वो निर्वसियतीय मर जाता है तो उसमें सबसे पहले पहली वर्ग पहले के वारिसों को जाएगी। सेकंड नंबर वर्ग 2 के वारिसों को जाएगी। थर्ड पर आता है आपका मृतक के गोत्रजों को जाएगी। अगर ये नहीं है तो किसको जाएगी, वर्ग 2 के वारिसों को। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो वो किसको जाएगी, गोत्रजों को जाएगी। और अगर ये भी नहीं है तो वो बंधुओं को जाएगी। और मान लीजिए ये भी नहीं है तो वो गवर्नमेंट को चली जाएगी, और गवर्नमेंट हमारे पास है। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, मतलब उसका उत्तराधिकार में न्यायगमन होगा। तो सबसे पहला हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि वर्ग 1 के वारिसों को किस तरीके से जाएगी। 2005 के अमेंडमेंट के बाद में पुत्री को भी बराबर राइट दे दिया गया है सहदायिकी की प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी का जो आगे की तरफ ट्रांसफर होना है, जो उत्तराधिकार में जो जाएगी प्रॉपर्टी, वो उत्तरजीविता के आधार पर न जाकर सहदायिकी के आधार पर जाएगी। पहले इसमें महिलाओं को कम अधिकार थे, स्त्री के राइट कम थे, पर 2005 के अमेंडमेंट के बाद में इसमें उसके राइट पुत्र की राइट के बराबर लाके खड़े कर दिए गए हैं। मैं इस चार्ट से आपको बता दूंगी। इस चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि 11 जगह यानी टोटल 16 मेंबर्स को, ये जो प्रथम वर्ग है उसमें टोटल 16 मेंबर्स आ रहे हैं। उसमें से 11 मेंबर्स फीमेल पर्सन हैं और 5 मेंबर्स हैं वो आपके मेल पर्सन हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि फीमेल पर्सन को कितनी प्रॉपर्टी जा रही है। ये वर्ग 1 की आपकी अनुसूची बताएगी। एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। होता ये है कि बहन भाई का हक छोड़ देती है, अपना हक छोड़ के भाई को अपना राइट दे देती है। माता होती है वो भी अपना राइट ना लेके अपने पुत्रों को दे देती है। विधवा होती है वो भी अपना राइट ना लेके अपने आगे अपने बच्चों को दे देती है। इस तरीके से महिलाएं हालांकि अधिकार छोड़ देती है पर लॉ उनको पूरा राइट देता है। तो सबसे पहले
दो चार एग्जांपल लेके हम इसको समझ लेते हैं कि वर्ग 1 में कैसे जाएगा। ये तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में किस तरीके से इसमें ये प्रॉपर्टी जा रही है। अब अगर प्रॉपर्टी जब जा रही है तो उसके क्या है, कुछ नियम भी हैं। किस तरीके से, मान लीजिए ए एक पर्सन है, ठीक है, उसकी एक विधवा है, ये मर जाएगा तो उसकी विधवा बचेगी। उसके एक सन है और एक डॉटर है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने हिस्सों में बटेगी, इसके मरने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में बटेगी, 3 हिस्सों में बटेगी। 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये है इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से। यानी कि एक की प्रॉपर्टी है, जब ये निर्वसित मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी में इन तीनों का, यानी सन का, डॉटर का और उसकी विधवा का इक्वल अंश होगा, बिल्कुल बराबर बराबर इनका अंश होगा। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हिंदू लॉ में एक विवाह कानून के दायरे में आता है कि एक विवाह ही कर सकते हैं। अगर इस कानून के यानी कि 1955 के लॉ के आने से पहले किसी अगर हिंदू पुरुष ने 2, 3 या 4 शादी कर रखी है तो वो उस समय के हिसाब से वैलिड थी, तो वहां पर उस प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पत्नी मैंने बताया एक है, ये तो वाइफ फर्स्ट हो गई, एक है इनकी वाइफ सेकंड और एक है इनकी वाइफ थर्ड, एक ही। अब प्रॉपर्टी कैसे बंटेगी, अब उस प्रॉपर्टी का विभाजन किस तरीके से होगा। तो यहां पर टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं, 1, 2, यानी कि एक सन है, एक डॉटर है और 3 पत्नियां हैं। तो 3 तो ये और 2 ये, 5 मेंबर हो गए टोटल, ये मर चुके हैं। अब प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। अब आप ये मत समझिएगा कि प्रॉपर्टी 5 भागों में विभाजित हो जाएगी, नहीं, यहां पर विधवा के नाम का एक भाग ही निकाला जाएगा, विधवा के नाम का एक भाग ही निकाला जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी 1/3, 1/3 एंड 1/3 इसी तरीके से डिवाइड होगी। इस 1/3 का इन तीनों में इक्वल अंश बढ़ जाएगा। पत्नी को एक ही अंश मिलेगा और जितनी पत्नियां हैं उस अंश को बराबर बराबर विभाजित कर लेगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको पहला एग्जांपल देके समझा दिया है कि इस तरीके से प्रॉपर्टी बटेगी। अगर पत्नी एक है दैट्स ऑल, अगर एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो अंश पत्नी के नाम का यानी कि विधवा के नाम का एक ही निकलेगा। पत्नी एक ही हुई और इसके मरने के बाद वो उसकी विडो कहलाएगी, तो उस विडो के नाम का एक ही अंश निकलेगा और वो अंश उन सभी में बराबर विभाजित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका एक नियम। सेकंड नियम मैं आपको बता देती हूं। ए है, ए की विधवा है और ए की मदर भी है, डॉटर है, सन है, ए मर चुका है। अब ए का जो प्रॉपर्टी है वो कितने भागों में विभाजित होगी, वो प्रॉपर्टी 4 भागों में विभाजित होगी, यानी कि चारों का जो अंश है वो इक्वल इक्वल आएगा। 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। तो ये यहाँ पर माता का, एक की मदर का भी बराबर ही अंश होगा। यहाँ एक के पिता की बात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वर्ग 1 की जो सूची 1 है उसके अंदर पिता का नाम नहीं आता है, उसका नाम सूची 2 में आएगा। सूची 1 में पिता का नाम नहीं आएगा।
एक चीज और बता देती हूं, अगर ये नहीं है तो इसको ये जाएगी प्रॉपर्टी, यानी वर्ग एक में नहीं है तो इसको जाएगी, और अगर इसमें से भी कोई नहीं है तो इसको जाएगी, और इसमें से कोई नहीं है तो इसको जाएगी, और इसमें से भी कोई नहीं है तो इसको जाएगी। यानी कि हर एक जो ऊपर की सूची है वो नीचे वाली को एक्सक्लूड करेगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई मेंबर बैठा है प्रथम वर्ग में और उसके होते हुए वर्ग 2 की सूची में किसी को चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। जब तक वर्ग 1 का कोई भी एक मेंबर जीवित है प्रॉपर्टी उसी को ही जाएगी। तो अब हमने इस एग्जांपल से देख लिया है कि मदर का भी अंश आएगा, विडो का भी बराबर अंश आएगा, डॉटर का भी बराबर अंश आएगा, और सन का भी इक्वल ही अंश आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया विधवा को एक अंश मिला है ना, अब एक एग्जांपल, एक पर्सन है, उसकी एक विधवा है, एक मदर है, एक सन है, एक सन और है, यानी कि 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है और एक पुत्री, यानी कि 2 पुत्र हैं और 2 ही पुत्रियां हैं। अब ए मर जाता है। अब अगर ए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का कैसे न्यायगमन होगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसे आगे जाएगी, पहले हम इसके मेंबर देखते हैं। 1 2 ये तो मर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल मेंबर हो गए हमारे 6 मेंबर है यहाँ पे। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ सन का एक अंश निकलेगा और डॉटर का एक अंश निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। पुत्र जितने हैं उनका उसके बराबर ही अंश निकलेगा। अगर एक पुत्र है तो यहाँ पर उसको उतना अंश मिलेगा, दूसरा है तो भी उसको उतना ही अंश मिलेगा, ना कि इन दोनों का एक भाग निकलेगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी कितने भागों में डिवाइड होगी, 1/6, 1/6, सबको 1/6 भाग प्रॉपर्टी का मिलेगा और सबको इक्वल मिलेगा। ना ही डॉटर्स का एक अंश निकाला जाएगा और ना ही सन्स का, सिर्फ वो एक अंश किसका निकलता है, विडो का। या अगर कोई मदर है, मदर वाली ऐसी नौबत आती नहीं है, पर अगर विडो अगर इस तरीके से है तो वहां विडो का एक अंश निकलेगा, परंतु जो पुत्र जितने हैं उन पुत्रों का उतना ही अंश निकलेगा, और अगर डॉटर उतनी है तो डॉटर का भी सबका बराबर अंश निकलेगा। तो ये हमने देख लिया आपका तीसरा एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड थर्ड, हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो ये पोर्शन है वो विदाउट एग्जाम्पल समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लें तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गए हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल। अब मैंने बताया, पहले सेक्शन 9 देख लेते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है, अपवर्जन। अपवर्जन यही है जो मैंने अभी आपको इसमें बताया है कि ऊपर वाली सूची नीचे वाली सूची को एक्सक्लूड करती जाएगी। अगर इसमें से कोई भी एक जीवित है तो इसमें से किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगा, और अगर सेकंड में से कोई जीवित है तो थर्ड में से किसी को नहीं मिलेगा, और अगर थर्ड में से कोई जीवित है फोर्थ को नहीं जाएगा, और अगर फोर्थ में से कोई जीवित है तो गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। इस तरीके से इसका विभाजन होगा। तो ये अपवर्जन हमें यही बताता है। नियम हमने इसके कुछ देख लिए हैं। अब हम आते हैं यहां पर सेक्शन 10 में क्या कहते हैं। मैंने जैसा कि बताया इसमें 11 तो क्या है आपकी फीमेल पर्सन है और 5 क्या है मेल। अब हम जो वर्ग 1 की अनुसूची है, जो आपकी सूची है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति आ रहे हैं
उनको देख लेते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये भाई साहब मर गए। इनकी एक मदर है और एक विडो है। दो पर्सन ये हो गए, एक सन है एक डॉटर है। ये अनुसूची में जो आपको सूची में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, उसी सूची के हिसाब से मैंने ये आपको एक डायग्राम बना के दिया है। सन और डॉटर है। अगर सन मर जाता है, ये मर जाता है, तो इसकी विधवा आ गई, इसके पुत्र पुत्री हो गए। इसका भी अगर सन मर जाता है तो उसकी भी विधवा आ जाएगी। इसके सन और डॉटर हो गए। इस सन की जो डॉटर है उसके भी सन और डॉटर हो गए। ये डॉटर के भी दोनों बच्चों को चली जाएगी। फिर इस सन के सन और डॉटर को, और इस डॉटर के सन और डॉटर को। तो प्रॉपर्टी यहां तक ट्रांसफर होगी। अब एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। मान लीजिए ए एक पर्सन है, उसकी एक विडो है और एक मदर है। एक सन है, सन 2 है एंड डॉटर 1 है। ये सन भी अब इसके मरने से पहले ये सन मर गया और इसके क्या है, एक सन है और एक डॉटर है। इसकी एक सन और एक डॉटर है। तो अब ए की प्रॉपर्टी इसके मरने के बाद में, इसका मरना इससे पहले होना चाहिए। अगर ये इससे पहले मर जाता है, इसका एक सन मर जाता है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे आगे विभाजित होगी? तो यहाँ पे उत्तराधिकार कैसे बटेगा? एक अंश इसका, पहले मेंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। इट्स नॉट, इसकी विधवा एक होगी। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7, ये पर्सन हो गई 7। तो यहां पर प्रॉपर्टी 7 यानी कि 7 भागों में विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक पोर्शन इसको चला जाएगा, एक भाग इसको जाएगा, एक भाग इसको जाएगा, एक भाग इसको जाएगा और इसका एक भाग जाएगा। कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1/5 1/5 एंड 1/5 1/5 1/5। इस तरीके से प्रॉपर्टी जाएगी। ये मान की प्रॉपर्टी विभाजित होगी कि इसका सन 1 है, वो जीवित है, और उसी के हिसाब से उसका अंश निकाल दिया जाएगा। अब जो 1/5 आया है वो जरूर तीनों में विभाजित हो जाएगा, वो जरूर विभाजित होगा, पर ऐसा नहीं है कि इन तीनों को भी इनके बराबर भाग मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यही है कि पुत्र अगर जीवित ना भी है या पुत्री अगर जीवित ना भी है तो उसको माना जाएगा, ये मानते हुए कि वो जीवित है, और उसी के हिसाब से एक अंश एक भाग निकाल दिया जाएगा। पर सभी पुत्र और पुत्री को बराबर भाग मिलेगा। विधवा है, एक है तो एक अंश मिलेगा, और एक से अधिक है तो भी उन सबका मिलाकर एक अंश ही निकलेगा। ये है वर्ग 1 के अनुसार आपका जो प्रॉपर्टी का जो आगे उत्तराधिकार में जो प्रॉपर्टी जाने वाली है उसका विभाजन किस तरीके से होगा, उसका न्यायगमन कैसे होने वाला है। सेक्शन 10 हमने कवर कर लिया है और सेक्शन 8 हमने कवर कर लिया है।
9 कर लिया है और 10 भी कर लिया है। सेक्शन 11 में आते हैं, जो हमको बताएगा वर्ग 2 की सूची के बारे में। तो अब हम उसको भी देखते हैं। सेक्शन 8, 9, 10 ये हम देख चुके हैं। अब आती है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में हम देखेंगे जो वर्ग 2 की अनुसूची है, वर्ग 2 की जो सूची है उनमें से कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो वो 9 भागों में डिवाइड कर रखा है। इसमें टोटल 23 मेंबर आते हैं, 23 पर्सन आ रहे हैं इसके अंदर। वर्ग 2 की सूची के अंदर यहां पर जिस तरीके से वर्ग 1 की सूची में सब बराबर डिवाइड हो रहा था, यहां पर कुछ बदलाव है। बदलाव में क्या है कि अगर फादर जीवित है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक पर्सन है, उसके ना विडो है, यानी कि मान लीजिए उसकी शादी नहीं हुई है, तो बच्चे होने नहीं है, पत्नी भी नहीं है। उसके क्या है, एक फादर है, एक ब्रदर है और एक क्या है, सिस्टर है। ए मर जाता है तो ए की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। यहां पर आप ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने 9 भागों में 7 इधर है, 2 इधर है, तो यहां पर सबको बराबर डिवाइड नहीं होगी। यहां पर वही होगा अपवर्जन, यानी कि एक्सक्लूड का जो सिस्टम है वो चलेगा। ऊपर वाली जो सूची है वो अपने से नीचे वालों को एक्सक्लूड करती जाएगी। तो पहला कौन है, यहाँ पे फादर है। अगर ए मर जाता है तो यहां ऐसा नहीं है कि ये 3 भागों में डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ए की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी फादर को चली जाएगी, क्योंकि ये नंबर 1 पर आ रहा है। सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी जाएगी। अब मान लीजिए ये भी नहीं है, तो अब ब्रदर और सिस्टर को चली जाएगी। अब मैं आपको पूरी सूची समझा देती हूं, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दी है। तो देखिए, अगर सबसे पहले फादर है तो फादर को प्रॉपर्टी जाएगी। अगर मान लीजिए फादर नहीं है, यहां पर वही सिस्टम चलेगा। ये नहीं है तो इसको, इनमें से कोई नहीं है तो इसको, और इनमें से कोई नहीं है तो इसको, इनमें से कोई नहीं है तो इसको, और इसमें से नहीं है इसको, इसमें से भी नहीं है तो इसको, इसमें से भी नहीं है तो इसको, और इसमें से भी नहीं है तो लास्ट में इसको जाएगी, पर इक्वली बिल्कुल नहीं जाएगी। फादर नहीं है तो किसको जाएगी, सन ब्रदर और सिस्टर को जाएगी, और किसको जाएगी, पुत्र के पुत्री के पुत्र को। पुत्र तो हमारा पहली सूची में था, या पहली सूची के मेंबर नहीं आएंगे क्योंकि वो पहली सूची में ही थे, इसलिए उससे आगे का स्टेप हम देख रहे हैं। सन के डॉटर के सन को जाएगी, या फिर सन के डॉटर की डॉटर को जाएगी, ब्रदर को जाएगी और सिस्टर को जाएगी। यहाँ पर सबको बराबर चली जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ फादर नहीं है तो ए की प्रॉपर्टी 1/2 1/2 2 भागों में बराबर डिवाइड हो जाएगी। सिस्टर 2 है तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। भाई भी अगर 2 है तो 2 उस तरीके से, उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। पर अगर फादर है तो सबसे पहले पूरी फादर को चली जाएगी। थर्ड पर कौन आता है, पुत्री के पुत्र को जाएगी, पुत्री के पुत्र को, पुत्र के पुत्री को चली जाएगी। यहाँ पे सन, एस का अर्थ मैंने क्या लिखा है, एस से मतलब है आपका सन, डॉटर
का यहाँ डॉटर से मतलब है, बी का है ब्रदर से, और सिस्टर को मैंने पूरा लिखा है। हाँ, एम और बता देती हूं, एम का है मदर से, एफ है फादर, और डब्ल्यू है आपकी विडो। डॉटर थर्ड पर आते हैं हम, डॉटर की सन के सन को जाएगी, डॉटर के सन के डॉटर को जाएगी, डॉटर की सन को जाएगी, पुत्री के पुत्री को ही जाएगी। ये है हमारा थर्ड में। फोर्थ में क्या आएगा, भाई के पुत्र को चली जाएगी या फिर बहन के पुत्र को, भाई के पुत्री को या बहन की पुत्री को। फिफ्थ पे आते हैं, फादर को चली जाएगी या फादर के मदर को चली जाएगी। सिक्स्थ में फादर की विधवा को या ब्रदर की विधवा को। सेवंथ है आपका फादर की ब्रदर को, यानी कि फादर के भाई को और फादर की सिस्टर को। ये भी नहीं है तो मदर के फादर को या मदर की मदर को चली जाएगी। ये भी नहीं है तो मदर के ब्रदर को या मदर के सिस्टर को। अब कुल मिला के बात ये है कि आपको ये जो सूची दी गई है इसको रटना है, क्योंकि ये जरूरी भी है, बिना रटे याद रहेगी नहीं, और अदरवाइज कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वहां हम घूम जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी सूची को आपको रटना ही पड़ेगा। प्रथम सूची में आपको ध्यान रखना है, एक चार्ट बना के उसे ध्यान में रखिए। सेकंड सूची है उसको आप शॉर्ट में लिखकर, जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से शॉर्ट में लिख के उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही पूछा भी जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार वर्ग 1 की सूची, वर्ग 2 की सूची, और पूरा का पूरा सेक्शन 8 से 13 तक कि किस तरीके से एक हिंदू पुरुष की जो निर्वसतीय मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर, आगे विभाजित होगी, न्यायगमन उसका किस तरीके से होगा। तो वर्ग 2 की अपने ने पूरी सूची देख ली है। सेक्शन 11 हमको ये बताता है। सेक्शन 12 क्या कहेगा, सेक्शन 12 हमने जैसे बताया सबसे पहले गोत्रज को जाएगी। सेक्शन 3 का क्लॉज ए हमें गोत्रज की डेफिनेशन बताई थी, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो सेक्शन 12 की बात चल रही है। सेक्शन 12 में अगर गोत्रज है तो गोत्रज को जाएगी, अगर गोत्रज भी नहीं है कोई तो उसके बंधुओं को चली जाएगी। जो रक्त संबंधी होते हैं, बंधु कौन होंगे, जो रक्त संबंधी होंगे या दत्तक संबंधी होंगे। गोत्रज कौन होंगे, जो ऊपर की पीढ़ी के 5 और 3 जो हमने पढ़ चुके हैं उसमें आएंगे। अगर ये भी ना हो, यानी कि गोत्रज भी नहीं है और बंधु भी नहीं है, तो सेक्शन 29 हिंदू सक्सेशन एक्ट का ये बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर जीवित नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सूची में से कोई भी मेंबर जीवित नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो ये था हमारा इस तरीके से प्रॉपर्टी, एक निर्वसित जो व्यक्ति मरता है, हिंदू पुरुष मरता है, उसकी प्रॉपर्टी का जो आगे की तरफ न्यायगमन है, जो उसका उत्तराधिकार में किस तरीके से प्रॉपर्टी जाएगी, वो हमने देख ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।